पर दम लगाइए और अपने अन्य साथियों को लाइव देकर के आइए, क्योंकि अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अब इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए आपको समझना होगा, और वो क्या है उस कहानी को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस सवाल को समझा देते हैं। सवाल को समझाने के बाद हम कहानी में एंट्री करेंगे। सवाल क्या है? हाल ही में अमेरिका के जो वो हैं माइक पॉम्पियो हैं, जो कि मतलब क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें कहते हैं, एक तरीके से विदेश मंत्री समझ लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि गृह मंत्री समझ लीजिए। उन्होंने क्या कहा, माइक पॉम्पियो ने, कि पूरी दुनिया को चाहिए, क्या चाहिए, कि वो क्यूबा को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ह्यूमन राइट जो काउंसिल बन रही है उस काउंसिल के अंदर सदस्यता ना लेने दें। दोबारा सुनिए, इस सवाल को समझने के लिए बहुत बड़ा इतिहास जानना होगा। आपको जानना होगा कि किस प्रकार से अमेरिका की रातों की नींदें हराम कर दी थी इस छोटे से देश ने जिसका नाम है क्यूबा। पूरा घटना आप जानेंगे, लेकिन सेशन को शेयर करिए जल्दी से, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलने वाली है। इस इंटरेस्टिंग बात को आप यहां पर दी गई न्यूज से समझ सकते हैं। पॉम्पियो अगेंस्ट वोट फॉर क्यूबा ऑन ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल में क्यूबा को स्थान ना दिया जाए, ऐसा कहना है। किसका कहना है? माइक पॉम्पियो का। अब यह सवाल बनता है कि यह ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यूएन के नेतृत्व में बनाई गई जो काउंसिल है उसका नाम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। इससे पहले ये कमीशन हुआ करता था, ह्यूमन राइट कमीशन हुआ करता था। मेरे प्यारे साथियों, इस ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर सदस्यों की जो संख्या है वो 47 है। अब यहां पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है, यूनाइटेड नेशन में जो सदस्य हैं वो तो 193 हैं, लेकिन यूएन की एचआरसी काउंसिल में जो मेंबर हैं वो केवल 47 हैं। तो सवाल बनता है, कौन इसका मेंबर बनेगा, कौन इसका मेंबर नहीं बनेगा, ये कैसे निर्धारित होता है? तो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। इनमें से जो देश सदस्य बनते हैं यूएनएचआरसी के, उनके लिए कहा जाता है कि ये सदस्यता केवल एक बार में 3 साल के लिए ही प्राप्त होती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ही प्राप्त होती है। और एक बार 3 साल का कोई सदस्य अगर बन गया तो वो अगले 3 साल का सदस्य भी बन सकता है, यानी कि फिर से उसे 3 साल की सदस्यता प्राप्त हो सकती है। यानी कि एक बार में अधिकतम कितने साल की सदस्यता यूएनएचआरसी में मिल सकती है? तो आंसर है 6 साल की सदस्यता यूएनएचआरसी में अधिकतम मिल सकती है। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर अगर इसके बाद में अगर कोई ब्रेक ले ले, फिर हमने कहा ब्रेक लेकर के फिर से इसका मेंबर बन सकता है लगातार 6 साल के लिए, पहले 3 साल फिर अगले 3 साल के लिए। बोले अच्छा। बोले एक बात बताइए सर कि ये जो पहले वाले 3 साल हैं इनकी सदस्यता प्राप्त करने का तरीका क्या है? मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है। बोले क्या है? हमने कहा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, और मेरे प्यारे साथियों बहुमत से इसके अंदर इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतता है वो इसका 3 साल के लिए सदस्य बन जाता है। बोले अच्छी बात है, यानी कि इसके लिए इलेक्शन होता है। हमने कहा हाँ। फिर इस इलेक्शन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है? मैंने कहा ये क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा होता है, यानी कि साउथ अमेरिका को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को कॉन्टिनेंट के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से क्षेत्रों का सीटों का बंटवारा होता है। अच्छा सर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली अगर अब माइक पॉम्पियो ये कह रहे हैं कि क्यूबा को मेंबर ना बनने दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका चाहता है कि यूएन जो है वो क्यूबा को इलेक्शन में ना जीतने दे। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो थम्स अप करिएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका चाहता है कि क्यूबा जो है वो यूएन के अंदर होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो करे लेकिन जीत ना पाए, क्योंकि अमेरिका ने मना किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, क्यूबा लगातार 2 बार इसका सदस्य रह चुका है। किसका सदस्य रह चुका है मेरे प्यारे साथियों? यूएन की एचआरसी का सदस्य रह चुका है। और वो कब से कब तक रहा, अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये 2014 से लेकर के 16, 3 साल तक तो यहां रह लिया। इसके बाद 2017 से लेकर के 2019, मेरे प्यारे साथियों 6 साल तो वो लगातार पहले ही रह चुका है। फिर आप सवाल पूछेंगे तो सर अभी तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, 19, 20, 21 इन 3 सालों के अंदर वो छुट्टी पर है, लेकिन फिर से वो 2021 से 24 के लिए जो मतदान होने वाला है
उसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है। 21, 22, 23 के लिए जो चुनाव होने वाला है उसमें वो वापस से सदस्यता प्राप्त करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है। बोले अच्छा, तो बोले इसका मतलब अभी तो वैकेशन चल रहा है। हमने कहा हाँ, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका क्यों टांग लगा रहा है? हमने कहा अमेरिका टांग यूं लगा रहा है, अमेरिका ने कहा कि क्यूबा जो है वो इसका सदस्य बनने लायक नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि क्यूबा के अंदर मानव अधिकारों का हनन होता है। क्या सवाल कहा उसने? कि क्यूबा के अंदर मानव अधिकारों का हनन होता है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा आंसर और दे देता हूं, और वो ये है कि यूएनएचआरसी की जो काउंसिल की बैठक होती है वो साल में 3 बार होती है, मार्च में, जून में और सितंबर में। ये चीज याद कर लीजिएगा। वर्तमान में इंडिया भी इसका सदस्य है, ये भी अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। अब सवाल बनता है मेरे प्यारे साथियों कि अमेरिका इसका मना क्यों कर रहा है? तो अब आंसर सुनिएगा। इनका कहना है कि आप क्यूबा को क्यों सदस्य बना रहे हैं? बोले क्यों? क्योंकि क्यूबा तो खुद ही मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने ब्लेम ये किया है कि क्यूबा तो खुद ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। बोले हैं? बोले कैसे? अगर ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला इसका सदस्य बन गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो बोले इनसे पूछा गया कैसे सर, आपने इस बात का अंदाजा कैसे लगाया कि ये उल्लंघन करता है? बोले सर चक्कर क्या है कि ये अपने यहां से जो डॉक्टर्स हैं ना, उन डॉक्टर्स का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एलिगेशन सुनिएगा। थोड़ी देर में आपको पेट पकड़ के हंसने का मन भी करेगा, लेकिन पहले घटना तो सुन लीजिएगा। अमेरिका का कहना है कि ये डॉक्टर्स का इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन? आपका क्यूबा। अब आप पूछेंगे हैं डॉक्टर्स की कहां से आ गई कहानी? हमने कहा डॉक्टर्स ही नहीं, इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज का। अब मैं आपको इनके द्वारा लगाए गए आरोप की जांच में कुछ तथ्य बताऊंगा जिससे आप लोगों का आनंद का स्तर 7वें आसमान पर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका द्वारा लगाए गए ब्लेम की पुष्टि करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी रिसर्च करी। उस रिसर्च में कुछ जानने वाले आंकड़े पता चले। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि किसी देश के डॉक्टर जो हैं उसके बारे में मैं आपको खास बात बताऊं कि किसी देश के जो डॉक्टर होते हैं असल में वो उस देश के स्वास्थ्य का परिचायक होते हैं। किसी देश की मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं इससे आपको ये पता चलता है कि वो देश चिकित्सकीय रूप से कितना सार्थक देश है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों कि क्यूबा के अंदर जब मैंने चिकित्सा का हाल जाना तो मुझे बड़े ही रोचक आंकड़े प्राप्त हुए। उन रोचक आंकड़ों को एक बार देखें और आनंद की प्राप्ति करें। मेरे प्यारे साथियों, आंकड़ा नंबर 1, मेरे प्यारे साथियों, क्यूबा के अंदर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि जीवन प्रत्याशा जिसे आप कहते हैं कि एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद कितने साल जिंदा रहता है, तो क्यूबा के अंदर उसका टाइम पीरियड है 79 ईयर 7.74, यानी कि क्यूबा का हर एक नागरिक ऑन एन एवरेज 80 साल जिंदा रहता है। इसका कारण क्या है? वो हैं डॉक्टर्स यहाँ के। अभी मैं आऊंगा उनके बारे में भी, लेकिन अमेरिका का भी कंपैरिजन कर देते हैं। वेयर एज अमेरिका का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है मेरे प्यारे साथियों 78.54, यानी कि अमेरिका से ज्यादा जीवन जीने की प्रत्याशा क्यूबा के अंदर है। मेरे बहुत सारे मित्र जो होंगे वो इंडिया को लेके परेशान हो रहे होंगे कि सर इंडिया का भी बता दीजिए ना कि कितना है, हम भी जान लें। परेशान मत होइए, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.16, 2017 का आंकड़ा है ये। 69.16 है भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि इंडियंस जो हैं वो इतने ही साल तक जिंदा रहते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ भाई, आज जब हम ज्ञान पर वर्धक बातें कर रहे हैं तो आप ज्ञान लेने में इतने मशगूल हुए कि आप शेयर करना भूल गए। अगर हो सके तो शेयर कर दो, कंटेंट पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा नॉलेज एनरिचमेंट हो जाएगा। दूसरी बात है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एवरेज जो बच्चे जिंदा रहते हैं, एवरेज बच्चे जिंदा रहने से मतलब हुआ इन्फेंट मॉर्टेलिटी। जीवन जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते ही
1000 जीवित जन्म, यानी कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से पैदा होते ही कितने लोग मर गए? तो मेरे प्यारे साथियों, क्यूबा के अंदर जो स्टैटिक्स है वो है 4.76। मेरे प्यारे साथियों, 4.76 जो बच्चे हैं वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी में आते हैं। कहने का मतलब हुआ इतने बच्चे जो हैं यहां पर 1000 में से पैदा होते ही मर जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे अमेरिका की, तो मैं अमेरिका का आंकड़ा आपको बता दूं। अमेरिका में 5.8 बच्चे 1000 जीवित जन्मों पर एक्सपायर हो जाते हैं। इसे आप इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। फिर चलते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के तथ्य थोड़े भयानक हैं, लेकिन फिर भी पता हो तो अच्छा है। 29.9 1000 पर, यानी कि 1000 पर हमारे यहां पर 29.9, ये 2018 का आंकड़ा है मेरे प्यारे साथियों। 29.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक्सपायर होते हैं। मेरा केवल आपसे इतना पूछना है कि अगर आपको ये कहानी समझ में आई हो तो थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा कि क्यूबा और यूएसए के अंदर किसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो इससे पता चलता है कि क्यूबा के डॉक्टर्स जो हैं वो फार बेटर हैं अमेरिका से। मैंने थोड़ा और तथ्य जाना तो मुझे पता चला कि क्यूबा के अंदर 1.1 करोड़ की आबादी है और उस 1.1 करोड़ की आबादी पर 90,000 मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर्स उपस्थित हैं। 90,000 मेडिकल फैसिलिटेटर्स उपस्थित हैं। आइदर वो डॉक्टर के रूप में हैं या फिर सपोर्टर के रूप में हैं। 90,000 लोग यहां पर मेरे प्यारे साथियों उपस्थित हैं। किसके रूप में उपस्थित हैं? यहां पर आपकी सर्विसेज 100 पर 1 का आंकड़ा मेरे प्यारे साथियों यहां निकल के आता है। और एक बात भी बता देते हैं, चलिए साथ में चलते चलते आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों क्यूबा के बारे में कि क्यूबा अपने यहां से डॉक्टर्स को इलीगली ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, पूरी दुनिया में मदद करने के लिए भेजता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यूबा के जो डॉक्टर हैं वो इन दिनों आए हुए हैं गल्फ देशों में। गल्फ देशों में वो लोगों को कोविड-19 से बचाने में मदद कर रहे हैं। यानी कि क्यूबा के अंदर के जो डॉक्टर हैं वो आप लोगों के लिए यहां पर आए हुए हैं। कहां पर आए हुए हैं मेरे प्यारे साथियों? गल्फ कंट्रीज में लोगों की जान बचाने आए हुए हैं। ऐसे ही जब इबोला क्राइसिस हुआ था तो इबोला क्राइसिस में भी क्यूबा के डॉक्टर्स ने पूरी दुनिया में जा करके इबोला मरीजों का इलाज किया था। और तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, वेनेजुएला जो कि आर्थिक स्थिति से वर्तमान में बहुत बुरा परेशान है, उसके यहां भी क्यूबा के ही डॉक्टर जाके इलाज कर रहे हैं। एक बात और आपको क्यूबा से जान करके खुशी होगी और वो ये है कि क्यूबा जो है मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल छोटा सा देश है। यदि आप देखें तो ये रहा क्यूबा, अमेरिका के जस्ट नीचे छोटू सा देश है। खुशी इस बात की होगी कि इस पूरे देश में एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, एक भी प्राइवेट कॉलेज मेडिकल नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ सारे के सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और इनमें जो इलाज किया जाता है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्यूबा के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो पूरी तरह फ्री है और वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब अगर आपको समझ में आ चुका हो तो अमेरिका का ये वादा जो दावा जो है ये पूरी तरह से हमने आपके सामने खोल के रख दिया कि अमेरिका का दावा कितना खोखला है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बात और बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, जिस यूएनएचआरसी के अंदर अमेरिका क्यूबा को नहीं जाने दे रहा, उससे अमेरिका ने खुद ने 2018 में रिजाइन कर दिया था, ये कहते हुए कि अमेरिका जो है, जो कि मानव अधिकारों का मतलब संरक्षण करता है, यूएनएचआरसी ने उसी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसी बात सही है कि अमेरिका ने यूएनएचआरसी ने अमेरिका के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था? जी हाँ, वर्ष 2018 में अमेरिका के द्वारा इजराइल को यरूशलेम के लिए बढ़ावा देने के लिए, भड़काने के लिए इजराइल के द्वारा वो इजराइल के अंदर इंटरफेयर करके फिलिस्तीन वार को प्रमोट करने के लिए यूएनएचआरसी ने अमेरिका को ही नोटिस थमा दिया था कि आप लोग मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इसे छोड़ करके भाग लिया। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, हम तो ताजा ताजा पढ़ना शुरू हुए हैं, एक बात बताइए, अमेरिका को इतने से देश से क्या दिक्कत है? किससे? क्यूबा से। हमने कहा बेटा ये वो क्यूबा है जिसको आप जानते हैं, मतलब शुगर के कटोरे के नाम से जानते हैं, शुगर बॉल के नाम से जानते हैं। वंस अपॉन ए टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा जो चीनी का उत्पादन है वो क्यूबा में ही हुआ करता था। बोले सर बाकी तो बात सही है,
वर्तमान में तो हालांकि सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन जो है वो ब्राज़ील में हो रहा है, लेकिन सेकंड मतलब पहले जो था ये क्यूबा ही हुआ करता था। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर क्षेत्र के आधार पर देखें तो अभी भी क्यूबा में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। फिर आप सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताएंगे, कि बोले बताइए, क्यूबा से अमेरिका को इतनी दुश्मनी क्या है? अब तक तो हम सोचते आ रहे थे कि अमेरिका को दिक्कत रशिया से है, अमेरिका को दिक्कत चाइना से है, क्यूबा से क्या दिक्कत हो गई? हमने कहा क्यूबा से, हमने कहा क्यूबा बेटा छोटा जरूर है लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बोले कैसे सर? हमने कहा बेटा वंस अपॉन ए टाइम अमेरिका की जान लेने वाला था ये। बोले हैं? बोले हाँ। बोले कैसे सर? हमने कहा भाई इन्होंने क्या किया, अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें दागने का प्रयास कर दिया था। बोले कब की घटना है? मैंने कहा 1962 की घटना है। बोले क्या हुआ था? मैंने कहा 1962 में जब भारत और चीन युद्ध कर रहे थे उस समय क्यूबा जो है वो अमेरिका को मारने चल पड़ा था। अब आप पूछेंगे क्या बात करते हो सर, इनके पास इतनी मिसाइलें कहाँ से आ गई उस समय कि ये अमेरिका को मारने चल पड़ा था? हमने कहा इतिहास थोड़ा पुराना है लेकिन जान लो, इतिहास ये है मेरे प्यारे साथियों कि क्यूबा कभी 1890 तक और 95 तक स्पेन का उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन स्पेन वालों ने अमेरिका के संपादन में अमेरिका को क्यूबा को गिफ्ट कर दिया। तो उपनिवेश के रूप में अमेरिका का उपनिवेश रहा क्यूबा। काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका ने यहाँ पर शासन किया, लगभग 50-60 साल। लेकिन यहाँ के एक नेतापन पे जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, वो फिदेल कास्त्रो इतने ज़बरदस्त आदमी थे जनाब कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक क्रांति की घोषणा कर दी। 1959 में मेरे प्यारे साथियों फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यहाँ की सरकार बनती है जो कि अमेरिका का स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहती थी। मेरे प्यारे साथियों 1959 में फिदेल कास्त्रो की जो सरकार बनी, ये सरकार अमेरिका की तो विरोधी थी ही, साथ ही साथ इसने जो रणनीति अपनाई, जो विचारधारा अपनाई, उस विचारधारा का नाम साम्यवादी विचारधारा था। मेरे प्यारे साथियों साम्यवादी विचारधारा का इस पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो ढिंडोरा पीटता था, उसका नाम यूएसएसआर था। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो कल के मैंने क्लास में आपको बताया था कि अमेरिका और यूएसएसआर जो हैं ये दोनों ही अपनी लड़ाइयाँ शीत युद्ध के नाम से आगे बढ़ा रहे थे, जिसको हमने 1945 से प्रारंभ किया था। अगर आपको याद हो तो यूएसएसआर जो है वो 1991 तक अमेरिका के साथ में शीत युद्ध में रहा था। तो अमेरिका और रूस के यूएसएसआर के बीच चलने वाला ये शीत युद्ध क्यूबा के अंदर भी नोटिस किया गया था। कैसे कि यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर अपनी मिसाइलें ला करके यहाँ पर तैनात कर दी और अमेरिका से कहा कि बेटा जस्ट चिल, तुम्हारी तरफ हम मिसाइल चलाएंगे। अगर आप देखें तो कुछ घटनाएं इस प्रकार से थी, कम से कम 5 ऐसे डेस्टिनेशन बनाए गए थे क्यूबा में यूएसएसआर के द्वारा कि पूरी दुनिया को ये उम्मीदें जाग गई थी कि तीसरा विश्व युद्ध भी होने वाला है। दिक्कत इस बार की ये थी कि इस समय अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार था और यूएसएसआर के पास भी परमाणु हथियार था। दूसरी दिक्कत ये थी कि दुनिया की यही 2 ताकतें थी जिसकी तरफ पूरी दुनिया बढ़ चुकी थी। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हो चुकी थी और यूएसएसआर के नेतृत्व में WTO वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो चुकी थी। इन दोनों के बीच हुई स्थापना को देखते हुए मेरे प्यारे साथियों क्यूबा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। क्यूबा ने यूएसएसआर से कहा कि यूएसएसआर अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मेरी ज़मीन पर आप आइए और यहाँ से मिसाइल दाग दीजिए अमेरिका के ऊपर। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि क्यूबा से अमेरिका का जो प्रतिष्ठित शहर है जिसका नाम है फ्लोरिडा, उस फ्लोरिडा की जो दूरी है वो मात्र 90 माइल है। 90 माइल का मतलब वो 90 मील है। 90 मील पर फ्लोरिडा है, यानी कि यदि ये आजकल तेज से पतंग भी उड़ा दें तो पतंग भी उड़ती हुई अमेरिका में जाके गिर सकती है, इतना नज़दीक है क्यूबा। क्यूबा की इस रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए यूएसएसआर अपनी मिसाइलें यहाँ तैनात कर देता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की रातों की नींद हराम हो जाती है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो दिनों दिन और रातों रात सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूएसएसआर से चैलेंज करने के लिए अपनी मिसाइलें ली और लेकर के तुर्की में अपॉइंट कर दी। टर्की में यूएसएसआर को चैलेंज करने के लिए अमेरिका ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। उन मिसाइलों का कारण ये था कि टर्की से अमेरिका जो है वो यूएसएसआर के ऊपर मिसाइल दाग देता अगर यहाँ पर ऐसा होता, तो यानी कि हमारे होने से पहले ही पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो चुकी होती। तो मैं आपको ये स्टोरी कैसे पढ़ा था। ऐसी स्थिति इतनी भयानक थी कि फिर इन दोनों देशों ने मिलकर के ये कहा, किन किन ने मिलकर के कहा मेरे प्यारे साथियों, मिलकर के कहा अमेरिका ने और क्या कहते हैं यूएसएसआर ने कि देखो भैया बात ऐसी है, लड़ लिए ना तो दोनों खत्म हो जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा इस फिदेल कास्त्रो का। फिदेल कास्त्रो केवल यही कहते थे कि बस आप तो युद्ध कर लो, चिंता मत करो, हम मरेंगे ना, हम मर जाएंगे।
लेकिन आप युद्ध कर लो। फिदेल कास्त्रो इतने भैया रोचक आदमी थे कि ये कहते थे कि हमें मरने का डर नहीं है, हमें मार दो, लेकिन दुनिया को पता चल जाएगा कि एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश को हिला के रख दिया था। फिदेल कास्त्रो की यही इतनी जाबाजी थी मेरे प्यारे साथियों कि 1962 के बाद लेकर के वर्ष 2008 तक फिदेल कास्त्रो जो हैं ये यहाँ के आधे समय राष्ट्रपति रहे, आधे समय प्रधानमंत्री रहे, कहाँ के क्यूबा के। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे साथियों इन्होंने क्यूबा को चलाया और साम्यवादी विचारधारा को आज तक ये प्रमोट करते आ रहे हैं। पुराने घाव हरे हो जाते हैं अमेरिका के जब भी क्यूबा का नाम आता है। तो इस बार जैसे ही क्यूबा का नाम आया, किस काम के लिए आया कि हम ह्यूमन राइट काउंसिल में जाना चाहते हैं दोबारा से। तो अमेरिका को लगा कि यार 2 बार से तो ये पहले ही बैठा हुआ है, हम लोग पहले ही छोड़ के आ चुके हैं, फिर ये जाने की दोबारा बात कर रहा है, क्यों ना दुनिया के सामने अड़ंगा लगाया जाए। अमेरिका अड़ंगा लगाने निकल चुका। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया करके सेशन शेयर करने में कंजूसी ना करें, वीडियो के नीचे दिया हुआ लाइक का बटन भी दबाते रहें। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ